नमस्कार। ऑनलाइन लर्निंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की ये क्लास भारतीय राजनीतिक विचारक भारतीय राजनीतिक विचारक इसमें चाहे तो एनटीए के द्वारा जो यूजीसी नेट करवाई जाती है, नेट की जो एग्ज़ाम करवाई जाती है, चाहे आप स्कूल लेक्चरर की कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की जो एग्ज़ाम्स होती हैं, इन सब में भारतीय राजनीतिक विचारक एक यूनिट के रूप में आता है। और इसमें जैसे स्कूल लेक्चरर है उसमें 9-10 विचारक दिए हुए होते हैं, और एनटीए की जो यूजीसी नेट आयोजित होती है उसमें इनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है। सबसे पहले हम शुरुआत करें कौटिल्य से। ये हर एग्ज़ाम में सिलेबस में आता है। जैसे एनटीए के द्वारा जो यूजीसी नेट करवाई जाए, और चाहे स्कूल लेक्चरर की एग्ज़ाम हो या फिर आपकी ये जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की एग्ज़ाम होती हैं, इन सब में कौटिल्य ज़रूर पूछा जाता है। कौटिल्य में से एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो शुरुआत हम कौटिल्य से करें। भारतीय राजनीतिक विचारकों की जब बात आती है तो शुरुआत पाश्चात्य राजनीतिकों से करते हैं हम, जिसमें प्लेटो है, अरस्तु है, और मैकियावली है, होब्स है, लोक है, कार्ल मार्क्स है। इन 8-9 की शुरुआत सबसे पहले करते हैं। जब शुरुआत करते हैं तो ऐसा लगता है कि भारत में राजनीतिक विचारकों की कमी है, लेकिन यदि हम अध्ययन करना शुरू करें तो कौटिल्य अकेले ही जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जितने भी हैं उन सब पे भारी पड़ते हुए दिखाई देते हैं। भारतीय ज्ञान की एक प्रॉब्लम रही है शुरू से ही, या तो ये ढंग से लिखा नहीं गया है, और यदि लिख दिया गया है तो इनको पढ़ा नहीं गया है। अब कौटिल्य, इनका जन्म लगभग 300 ईसा पूर्व हुआ है। 300 ईसा पूर्व है, यानी उस टाइम में यूनान में जो लेखक थे प्लेटो और अरस्तु, इनके समकालीन है ये। प्लेटो और अरस्तु के समकालीन है ये, लगभग उसी टाइम प्लेटो और अरस्तु का जन्म हुआ है। ये प्लेटो है, इसका शिष्य अरस्तु है। लगभग ये एक ही कार्यकाल के हैं, एक ही टाइम के हैं ये लगभग 300 ईसा पूर्व से तीनों आते हैं, इसी टाइम के हैं। सुकरात। अब जब भारत के अंदर विदेशी शासन शुरू हो गया तो यहाँ की जो बुक्स थी उनको लगभग को जला के नष्ट कर दिया गया। जितने भी विश्वविद्यालय थे इनकी लाइब्रेरियाँ भरी पड़ी थी जो विशेष ज्ञान के थे। जिस टाइम प्लेटो और अरस्तु छोटी छोटी अकादमी शुरू कर रहे थे, उस टाइम अपने यहाँ बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय है। उस टाइम 10-10 हज़ार विद्यार्थी पढ़ते थे यहाँ विदेशों से आकर। लेकिन अपना जो ज्ञान है उसको बाद के टाइम में गड़बड़ा गया। वो विदेशी आक्रमणकारी आए, उन्होंने ज्ञान अपने हिसाब से तय किया। जो हमारे यहाँ के पुस्तकालय थे उनको जला दिया गया और बाहरी ज्ञान को पढ़ना पड़ रहा है अपन को। अब कौटिल्य को क्यों पढ़ना शुरू किया? इनकी एक प्रसिद्ध बुक है अर्थशास्त्र। ये पहले मिली नहीं। अब मैसूर राज्य के एक लाइब्रेरी है, उसमें ये बुक कोई देकर गया ताड़पत्रों पे। आज से लगभग ये 150 साल पहले की चर्चा है। लगभग 150 वर्ष पहले ये कोई बुक देकर गए हैं। और वहाँ के जो लाइब्रेरियन हैं, कहाँ के? मैसूर राज्य के जो लाइब्रेरियन हैं, मैसूर राज्य के अंदर जो लाइब्रेरी है उसके लाइब्रेरियन का नाम है श्याम शास्त्री। श्याम शास्त्री, इनके द्वारा ये बुक अर्थशास्त्र है, इसके संस्कृत से इंग्लिश में अनुवाद करके छापी गई है। तब भारत में पता चला कि इस प्रकार के ज्ञानी लोग भी यहाँ पर रहते थे। पहले पता तो था कि ये कोई कौटिल्य हैं, क्योंकि कई बुक्स में मिले हैं इनके, लेकिन ये अर्थशास्त्र मूल रूप में उपलब्ध नहीं हो रही थी। अब जब ये मूल रूप में उपलब्ध हो गई है तो इसको जो पढ़ के हमने जो ज्ञान ग्रहण किया है उससे लगता है कि इंडिया के पास में, यानी भारत के पास में
जो विश्व गुरु कहा गया था पहले, इसका वास्तविक रीजन है कि इस प्रकार के ग्रंथ लिखे गए थे उस टाइम। किस प्रकार के? अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ। अर्थशास्त्र एक व्यावहारिक किताब है जिसके ऊपर राजनीति के ऊपर यानी शासन कला के ऊपर लिखी गई एक व्यावहारिक बुक है। प्लेटो जिस टाइम लिख रहे थे वो एक दार्शनिक थे, यानी सिर्फ काल्पनिक की बातें, सैद्धांतिक बातें लिख रहे थे कि इस प्रकार का शासक होना चाहिए, जबकि कौटिल्य लिख रहे थे कि शासन कैसा है या किस प्रकार से कार्य करेगा शासक। और उस टाइम का जो रूल लिखे गए हैं बुक्स में, यानी इस अर्थशास्त्र में जो रूल लिखे गए हैं, यानी 300 साल, ये 2300 साल पहले, 300 ईसा पूर्व यानी 2300 साल हो गई लगभग। 2300 साल पहले जो नियम बताए गए हैं राजनीति के लिए वो आज भी व्यावहारिक सिद्ध हो रहे हैं। इतने उच्च कोटि के विद्वान हैं ये। इनके बारे में आज चर्चा करते हैं। अब जरूरी नहीं कि ये कोई एग्जाम के दृष्टि से आप इसको पढ़ें, आप अपना व्यावहारिक ज्ञान बढ़ाने के लिए भी इस क्लास को आप देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम कौटिल्य से। कौटिल्य की जन्म की बात करें तो इनके बारे में कोई एक विशेष लिखित में उपलब्ध नहीं होता है कि ये कहाँ पर जन्मे हैं। इनके 2-3 जगह के दे रखे हैं। एक जगह है मगध, जो लगभग बिहार मान लो अपना, इसके बारे में भी, बिहार के बारे में भी बताते हैं कि इनका जन्म मगध में हुआ था, लेकिन इसके ऑथेंटिक प्रमाण कम ही मिल रहे हैं। दूसरा है अपने यहाँ कर्नाटक के पास में मैसूर है, वहां पर श्रावण बेलगोला नामक एक जगह है, वहां पर इनका जन्म होना बताया जा रहा है कि मैसूर जो कर्नाटक है वर्तमान, वहां पर श्रावण बेलगोला नामक क्षेत्र पर इनका जन्म हुआ था। तो यानी ये यहाँ पर भी कोई फिक्स नहीं है। उसके बाद में एक तीसरी जगह भी बता रहे हैं जो तक्षशिला, वर्तमान में तक्षशिला है, ये जो पाकिस्तान में रावलपिंडी शहर के पास में है तक्षशिला शहर, वहाँ भी इनका जन्म बताया जा रहा है। तक्षशिला में वह है या मैसूर के जो गोल क्षेत्र है वहाँ पर वह है। इन दोनों में कंफ्यूज रहता है एनी टाइम। तो ऐसे डाउट वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते हैं कि व्यावहारिक नॉलेज के लिए हम बात कर रहे हैं कि इनका जन्म ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म बौद्ध धर्म के अनुसार कहाँ हुआ था। तो यहाँ कई बार इनका बता देते हैं कर्नाटक में, मैसूर में, और जैन के अनुसार बता देते हैं इनका तक्षशिला में। और ऑथेंटिक प्रमाण वैसे कम ही मिलते हैं। कई बुक्स में इनका मगध भी दे रखा है, मगध इनका जन्म स्थान है। तो ज़्यादातर ये तक्षशिला को मानते हैं बुक्स में काफ़ी में। तो आप अपने हिसाब से, यानी जैसा क्वेश्चन आए उस टाइम उसी के अनुसार तय करना पड़ेगा कि कौन सा जन्म इनका जन्म स्थान सही है। अब दूसरा इसी प्रकार का ये एक डाउट और है इस पे, यानी इनका शिक्षा ग्रहण कहाँ से की इन्होंने। जन्म की तो ये बात हो गई, कहाँ कौन सी जगह जन्म, 3 जगह बता दिया मैंने, तीनों में से किसी एक जगह हुआ होगा, कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है, इस वजह से इनका दिया हुआ है। अगला है इनका अध्ययन कहाँ के, इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ पर की। अध्ययन के लिए उस टाइम 2 विश्वविद्यालय थे, एक तो तक्षशिला विश्वविद्यालय और एक था नालंदा विश्वविद्यालय। उस टाइम के 2 प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियां हैं। तो कुछ बुक्स में नालंदा विश्वविद्यालय दे रखा है और ज़्यादातर बुक्स में दे रखा है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो एग्जाम में कई बार एनटीए की एग्जाम में, जो यूजीसी नेट की एग्जाम होती है, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो उसमें ज़्यादातर में तक्षशिला विश्वविद्यालय को सही माना गया। अध्ययन और अध्यापन, अध्यापन यानी पढ़ाई, ये वहाँ पर पढ़ते भी थे। पढ़ने के बाद में वहाँ पर एक एज ए टीचर यानी एज ए प्रोफेसर भी वहाँ काम किया है। तो ज़्यादातर तक्षशिला विश्वविद्यालय का आता है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बुक्स में लिख रखा है, लेकिन एनटीए ज़्यादा इसको तक्षशिला मानते हैं, यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़े थे और इसी में इनके अध्यापन कार्य भी वहीं पर करवाया था। क्यों, इसका रीज़न क्या है कि ये अलग अलग क्यों मानते हैं? क्योंकि यदि उनका जन्म तक्षशिला में मानते हैं तब तो वहीं पढ़ाई और वहीं पर ही अध्यापन, यदि इनका जन्म है मगध में मानते हैं तब नालंदा। इस वजह से ये दोनों में कंफ्यूज होता है कि जन्म का सही पता नहीं है, इस वजह से उनका यूनिवर्सिटी का भी सही आकलन नहीं किया जाता है। तो आप इसको ज़्यादा तक्षशिला विश्वविद्यालय को सही माने।
नालंदा विश्वविद्यालय का भी दे रखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रखा है, लेकिन इसको ज़्यादा ऑथेंटिक तक्षशिला मानते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, एनटी जो यूजीसी नेट की एग्ज़ाम होती है उसमें, तो इसको ज़्यादा तक्षशिला ही माना गया है। अब इनकी शुरुआत कैसे हुई? ये शुरू में जब अध्ययन अध्यापन करके यहाँ पर उस टाइम सिकंदर के आक्रमण की वजह से यानी विदेशी लोगों का आक्रमण शुरू हो गया था, और कौटिल्य का विचार ये था कि अपना एक स्थानीय राजा ही, कोई मजबूत राजा बने जो एक बड़ा साम्राज्य बने, जिससे विदेशी आक्रमणकारी यहाँ पर आकर कोई आक्रमण ना कर सकें। इसके लिए वो मगध के एक शासक थे, वहां पर नंद वंश का शासन था, नंद वंश का शासन था। अब देखो इसमें भी कंट्रोवर्सी है। नंद वंश का शासन था जिसमें शासक महापद्मानंद, अब देखो इसमें कई बुक्स में महापद्मानंद ले रखा है, कई इसमें इसको गणानंद भी दे रखा है कि उस टाइम शासक गणानंद थे। गणानंद थे, इन दोनों में से एक थे। कुछ बुक्स में महापद्मानंद दे रखा है, कुछ में गणानंद शासक दे रखा है, यानी हम इसको गणानंद को शासक मान सकते हैं। तो वहां पर गए तो उनके जो प्रधानमंत्री थे उनसे जाके इन्होंने, कौटिल्य ने संपर्क किया कि मैं इन राजा से मिलना चाहता हूँ और यह एक अच्छा साम्राज्य बनाने में मैं एक राजा की हेल्प करना चाहता हूँ। तो वहाँ राजा से मिलने नहीं दिया गया इनको, तो ये बाहर आ गए, यानी राजधानी से जो गेट था उससे बाहर आके देखा कि इन्होंने पैरों में कुछ भी नहीं था इनके। तो एक वो होता है कांस की वो कांटा उनको चुभ गया, कांस घास होता है उसका कांटा उनके पैर में लग गया, क्योंकि जब वो कांस उगता है तो एक सुई की तरह निकलता है। तो इन्होंने वहाँ पर क्या किया, उस कांस को ख़त्म करने के लिए, कांस को समूल नष्ट करने के लिए उसकी जड़ों में छाछ डालना शुरू कर दिया। तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो बोले कि ये इस कांस को मैं जड़ मूल से ख़त्म कर दूंगा। तो कहने का मतलब है कि कांस तो खत्म कैसे होगा, एक कोई 5-4 जड़ी थोड़ी होते हैं, कांस तो एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ होता है। लेकिन उनका टारगेट ये था कि मेरा ध्यान मेरी तरफ कोई ध्यान आकर्षित करें, यानी मुझे राजा से मिलवाने में हेल्प करे कोई। इस वजह से वो ऐसे कार्य कर रहे थे, क्योंकि बीरबल ने भी तो खिचड़ी चढ़ा रखी थी ना अकबर का ध्यान आकर्षित करने के लिए। इस प्रकार से उन्होंने वहाँ के प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित किया। तो फिर प्रधानमंत्री ने एक दिन वहाँ पर ये एक ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया था राजा के द्वारा। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि चलो आज मैं आपको भोजन के लिए ले चलता हूँ, यहाँ अपनी राजधानी में भोजन करवाया जा रहा है राजा के द्वारा। तो वहाँ पर चले गए वो ये भोजन के लिए। भोजन शुरू हो गया, राजा परोसना शुरू कर दिया भोजन। तो अब वो जो कौटिल्य थे इनकी शक्ल थोड़ी अच्छी नहीं थी, विद्वान आदमी थे लेकिन शकल में थोड़े बर्फ जेबे थे इनके। इस वजह से जब राजा इनके सामने आए तो इनको देख के उनको अजीब सा लगा। तो राजा ने कहा कि आप, तो बोले कहा कि मैं भी एक यहाँ का ब्राह्मण हूँ, विद्वान ब्राह्मण हूँ। तो उन्होंने राजा ने, यानी ये दो राजा थे, या तो महापद्मानंद या गणानंद, उनमें से था कोई सा। तो उन्होंने कहा कि आप शकल से तो नहीं लग रहे हो कि कोई ब्राह्मण हो, मैंने आज तक तो ऐसा ब्राह्मण देखा नहीं। तो उन्होंने कहा कि शकल पे मत जाइए, आप मेरी अक्ल देखिए। तो राजा भी इसी प्रकार के वो अपने घमंड में चूर थे। तो उन्होंने कहा कि जिनकी शकल में ही 12 बजे में है तो उनकी अक्ल तो कैसी होती है वो मुझे पता है। तो इस प्रकार से वो राजा ने कहा कि वो कौटिल्य और राजा के बीच में लड़ाई हो गई। कौटिल्य बाहर आ गए और बताया कि जब तक इस नंद वंश का समूल नाश नहीं कर दूंगा, नष्ट नहीं कर दूंगा, तब तक मैं मेरी चोटी के गांठ नहीं लगाऊंगा। तो राजा ने कहा चल भाड़ा आवा दे, तुम गांठ लगा या न लगा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। तो बाद में कौटिल्य ने बाहर आकर एक शासक का चुनाव किया जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इस चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से उन्होंने उस नंद वंश का समूल नाश कर दिया। धमकियां तो अपन भी बहुत लोगों को देते हैं, लेकिन अपनी धमकी का तो उठता क्या है, हम तो देकर भाग आते हैं वहाँ से।
लेकिन इन्होंने जो धमकी दी वो उसको पूरा भी किया। तो इस प्रकार से ये इनकी छोटी सी कहानी है। अब आगे शुरू करते हैं। इनके द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखी गई है, जो बुक लिखी गई है अर्थशास्त्र, इसके बारे में चर्चा करते हैं हम। अर्थशास्त्र में क्या क्या लिखा गया है, तो देखो एग्जाम की दृष्टि से जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो बताएंगे। इसमें मुख्य रूप से हैं 15 अभिकरण, यानी 15 भाग हैं इसके मुख्य, जिसके अंदर 150 अध्याय हैं, 180 प्रकरण हैं और लगभग 6000 श्लोक हैं। एक बात इसकी साथ में और बता देते हैं कि श्लोक भी हैं इसमें और गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है, यानी श्लोकों के रूप में भी लिखा गया और डायरेक्ट साधारण लैंग्वेज में जैसे हम पढ़ते हैं उस टाइम में उस हिसाब से भी लिखा गया है। इसकी जो लिखने की शैली है वो गद्य व पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है और इसकी जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है। ये इसके कुछ तथ्य हैं, यानी 15 भाग हैं, बड़े भागों 15 भागों में बड़े बड़े भागों में डिवाइड कर दिया इसको। उसके बाद में 15 भागों के अंतर्गत अलग अलग चीजें लिखी गई हैं। उसके अंदर लगभग 150 अध्याय बने हुए हैं। उसके बाद में 180 प्रकरण, हम बोल सकते हैं कि उनको उप अध्याय भी हो सकते हैं। एक अध्याय के अंदर एक से ज्यादा अध्याय होते हैं, उसको प्रकरण बोल सकते हो। और उसके अंदर 6000 श्लोक लिखे गए हैं। साथ में ये दिया हुआ कि ये गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखी हुई बुक है। गद्य भी लिखा गया और पद्य भी लिखा गया है, यानी श्लोकों के रूप में भी लिखा गया है। और साधारणतः जब हम कोई निबंध लिखते हैं उस टाइप में भी उसको पद्य बोलते हैं, ये गद्य बोलते हैं, उस टाइप में भी लिखा गया है। ये इसकी कुछ साधारण बातें। अब आजकल इसमें एक मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके 15 अभिकरण हैं, इनमें क्या लिखा हुआ और इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। पिछले दिनों एक एग्जाम में पूछा गया था कि राज्य का सप्तांग सिद्धांत कौन से अभिकरण में, सप्तांग सिद्धांत का वर्णन कौन से अभिकरण में किया गया है, तो उनके नाम दे दिए 4। अब उनमें से ऑप्शन छाटना है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा मोस्ट आजकल ये हो गया है कि 15 अभिकरण और उनके नाम, प्रत्येक अभिकरण में क्या कहा गया है, इसके बारे में शॉर्ट इसका वर्णन करेंगे हम। चलो देखते हैं इसके 15 अभिकरणों की चर्चा करते हैं। यानी इसके 15 भाग कर रखे हैं, कहने का मतलब यह है जो पूरी बुक है अर्थशास्त्र, इसके 15 भाग किए हुए हैं। इन 15 भागों में एक एक का वर्णन हम करेंगे। सबसे पहले है विनय अभिकरण। विनय अभिकरण, इस भाग प्रथम का नाम दे दिया गया है विनय अभिकरण। विनय अभिकरण में क्या दिया हुआ है, इसके अंतर्गत राजा का जो सामान्य व्यवहार है और सामान्य जीवन है, यानी राजा किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करता है, यानी पूरे दिन की दिनचर्या भी दे रखी है और किस प्रकार से इनका एक टाइम टेबल होता है और इनका व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए। राजा का व्यवहार जनता के प्रति किस प्रकार का होना चाहिए, विदेशियों के प्रति किस प्रकार का होना चाहिए, अपने जो मंत्री हैं उनके प्रति किस प्रकार का होना चाहिए, ये सब प्रथम अभिकरण में दे रखा है, जिसका नाम है विनय अभिकरण। दूसरा है अन्यक्ष प्रचार। इसके अंतर्गत जो विभाग दे रखे हैं उनके अध्यक्ष हैं, विभाग हैं उनके अध्यक्ष हैं, और विभाग मान लीजिए एक तरह से ये मंत्रालय मान सकते हैं इनको, जिनको उनको अध्यक्ष मिला के 18 तीर्थ बोला गया है। कौटिल्य के द्वारा 18 तीर्थ बोला गया है विभागों का, और इनके अध्यक्षों का इनका वर्णन कर रखा है अन्यक्ष प्रचार नामक जो द्वितीय अभिकरण है उसके अंतर्गत। तो आप इनको याद करने का ये शॉर्ट तरीका है, बाकी इसके अंदर तो बहुत कुछ बातें लिखी हुई हैं, इनका एक एक हम आगे डिटेल करेंगे। लेकिन ये पूछ लिया जाता है कि विनय अभिकरण में क्या लिखा गया है, यानी पहला अभिकरण है उसके अंदर क्या लिखा गया है, या राजा का व्यवहार या राजा के जीवन से संबंधित बातें किस अभिकरण में लिखी गई हैं, तो यह है पहला अभिकरण। दूसरा अभिकरण है अन्यक्ष प्रचार, इसमें क्या लिखा गया,
इसमें जो विभाग हैं यानी शासन किस प्रकार से चलाया जाएगा, प्रशासनिक विभाग और उनके जो अध्यक्ष हैं इनके बारे में लिखा गया है दूसरे में। अगला आता है तीसरा, धर्मस्थीय। देखो दो चीजें एक साथ में याद कर लें, एक होता है धर्मस्थीय और एक होता है कंटक शोधक, दोनों एक साथ में याद करना। धर्मस्थीय कंटक शोधक। जिस प्रकार से आजकल के जो कोर्ट हैं, न्यायालय बने हुए हैं, जिसमें एक होता है सिविल कोर्ट दीवानी न्यायालय और एक होता है क्रिमिनल कोर्ट फौजदारी न्यायालय, इनसे संबंधित है ये ज्यादातर। धर्मस्थीय का मतलब होता है नगर के जो छोटे मोटे विवाद होते हैं, दीवानी विवाद, उनको ये हल करने के लिए धर्मस्थीय न्यायालय में व्यवस्था कर रखी है। धर्मस्थीय जो अभिकरण है इसके अंतर्गत छोटे मोटे जो केस होते हैं, सिविल के जो केस होते हैं जैसे विवाह का है, तलाक का है, इस प्रकार के जो संपत्ति बंटवारा का है, इस प्रकार के जो मैटर होते हैं इनको किस प्रकार से हल किया जाएगा इसका वर्णन धर्मस्थीय अभिकरण के अंतर्गत किया गया है। और दूसरा है कंटक शोधक। इसके अंतर्गत राज्य के अंतर्गत कुछ यानी विपत्ति उत्पन्न करने वाले लोग होते हैं, जैसे ये कई चीज़ों में मिलावट का काम करते हैं, और यदि कोई मान लीजिए पहले जजमानी प्रथा थी, कुछ विशेष वर्ग के द्वारा जैसे नाई थे और धोबी थे, इनके तरह के लोगों के द्वारा जनता को कहीं परेशान तो नहीं किया जा रहा है, इसके लिए ये कंटक शोधक जो अभिकरण है इसमें वर्णन कर रखा है। तो चार हैं, एक हो गया विनय अभिकरण, अनेक्स प्रचार हो गया, धर्मस्थीय हो गया और कंटक शोधक हो गया। यानी कंटक शोधक में, धर्मस्थीय में तो होता है दीवानी मामले, और इसके अंतर्गत आप फौजदारी मामले बोल सकते हो। यानी फौजदारी मामले जिस प्रकार के हैं उसमें इनका वर्णन कर रखा है कि इनका समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाएगा। धर्मस्थीय में दे रखा है कि दीवानी मामले हैं इनका समाधान किस प्रकार से करेंगे, और कंटक शोधक के अंदर दे रखा है कि कुछ जो समाज कंटक हैं यानी जो लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं उनका समाधान किस प्रकार से किया जाएगा, ये कंटक शोधक अभिकरण के अंतर्गत दिया हुआ है। अगला देखते हैं, नंबर 5, पांचवा अभिकरण है योगवृत्त। इस योगवृत्त के अंतर्गत जो कर्मचारी होते हैं, कर्मचारियों का कर्तव्य दे रखा है, और साथ में जो देशद्रोही होते हैं, राजद्रोही बोल सकते हैं जिसको, राजद्रोहियों को दंड की व्यवस्था कर रखी है। इसमें जो योगवृत्त दे रखा है इसके अंतर्गत कर्मचारियों का कर्तव्य दिया हुआ है कि कुछ तो विभाग होते हैं, विभागों के अध्यक्ष के बारे में, विभागों के बारे में इनका तो द्वितीय अभिकरण के अंतर्गत दे दिया गया है, लेकिन बाद में जो नीचे कर्मचारी काम करते हैं उनका क्या कर्तव्य है, किस प्रकार से वो कार्य करना चाहिए उनको, इन सब के बारे में, और यदि कोई देशद्रोही है या राजद्रोही है उसको दंड किस प्रकार से दिया जाएगा, इन सब का भी वर्णन इस योगवृत्त के अंतर्गत किया हुआ है। पांचवा अभिकरण है उसमें। अगला है छठा, मंडलयोनि अभिकरण। इसमें राज्य का सप्तांक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। यह पूछा हुआ है क्वेश्चन, सप्तांक सिद्धांत। राज्य का जो सप्तांक सिद्धांत है, राज्य के प्रमुख अंग हैं, इनके बारे में इस मंडलयोनि के अंतर्गत वर्णन किया हुआ है। सप्तांक सिद्धांत और जो मोस्ट है ये सप्तांक सिद्धांत का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है, और जो शत्रु राष्ट्र होते हैं उनके प्रति किस प्रकार से व्यवहार किया जाएगा इसका भी इसके अंतर्गत कुछ वर्णन किया हुआ है। मुख्य रूप से इसमें सप्तांक सिद्धांत मोस्ट है। ये एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है कि सप्तांक सिद्धांत का वर्णन कौन से अभिकरण में किया हुआ है, जिसमें ऑप्शन दिए थी योगवृत्त, मंडलयोनि और षड्गुण नीति और विनय अभिकरण, इनमें से एक का छांटना था। नंबर 7,
60 गुण नीति। 60 गुण नीति के आधार पर 60 गुण नाम याद रखा जा सकता है। इसमें विदेशी राष्ट्रों के साथ में किस प्रकार के संबंध रखे जा सकते हैं? विदेशों के साथ में, विदेशियों के साथ में, या दूसरे देशों के साथ में, विदेशों के साथ में संबंध क्या होगा? विदेशों के साथ संबंध। इसमें 60 गुण इसमें दे रखा है कि जो ये संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय, द्वैधी भाव, ये सारे इसके अंतर्गत दे रखे हैं 60 गुण नीति के तहत। इसमें किसी देश के साथ में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हम कर सकते हैं, किस प्रकार से कौन कौन से नियम हम दूसरे देश के साथ में अपना सकते हैं, इन सब का वर्णन दिया हुआ है। अगला इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा व्याधिकारक, 8वां। विकरण है व्याधिकारक। व्याधिकारक में क्या दिया हुआ है? व्याधिकारक में दे रखा है कि समाज या राज्य में, समाज बोलते हैं, उस टाइम राज्य एक ही बात था, समाज या राज्य के अंतर्गत जो भी विपत्तियां आती हैं, कोई भी समस्याएं आती हैं, उनका कारण का पता किया जाता है और उनका निवारण किस प्रकार से किया जाएगा। व्याधिकारक में यही दिया हुआ है कि समाज या राज्य के अंदर जो विपदाएं आती हैं उनका निवारण और उनका कारण, इन दोनों का पता करने के लिए, कारण क्या है, विपदा क्यों आई है इसका, और विपदा का क्या निवारण होगा, इन दोनों का वर्णन इसके अंतर्गत व्याधिकारक के अंतर्गत दिया हुआ है। अगला अभियार्थ कर्म। अभियार्थ कर्म पिछला दे दिया था अपन ने, 8 याद कर लिए। 9वां अभियार्थ कर्म, इसके अंदर क्या किया जाता है? जब किसी देश के साथ में अपनी यदि लड़ाई होती है, किसी भी दूसरे देश के साथ में यदि युद्ध होता है, तो उसके लिए युद्ध में जाने से पहले क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं अपन को, इन सब का वर्णन अभियार्थ कर्म में दिया हुआ है। यानी युद्ध में जाना है, उससे पहले क्या क्या तैयारियां करके जाना है, युद्ध में जाने के बाद की तैयारियां अलग हैं। इसी का अगला भाग दे रखा है संग्रामिक। संग्रामिक में तो दिया हुआ है कि युद्ध में जाने के बाद युद्ध की तैयारियां, युद्ध में जाने के बाद में युद्ध की तैयारी। युद्ध की तैयारी कब? युद्ध मैदान में। युद्ध मैदान में कौन कौन सी नीतियां अपनानी चाहिए, किस प्रकार से युद्ध जीता जा सकता है, और युद्ध में जाने से पहले ये युद्ध की तैयारियां करनी है। जाने से पहले, युद्ध में जाने से पहले, ये दो चीजें अलग अलग है। अभियार्थ कर्म में युद्ध में जाने से पहले, जैसे हम कॉलेज में जाने से पहले क्या क्या तैयारियां करते जाते हैं, जैसे अपनी बुक बैग में डाली हुई है कि नहीं है, अपने पास में पेन है कि नहीं है, और मोबाइल कहीं घर पे नहीं छूट जाए, उसका चार्जर भी साथ में रखें। आजकल की तैयारियां हैं ये कॉलेज में जाने के लिए। तो इसके साथ में युद्ध में जाने से पहले क्या तैयारियां करनी है, इनका वर्णन किया हुआ है। और युद्ध के अंदर, युद्ध मैदान में जाने के बाद में कौन कौन सी नीतियां अपनाई जा सकती है, ये संग्रामिक में दे रखा है। अगला है संघवृत्त। ये संघवर्त अभिकरण 11वां दे रखा है। संघवर्त में दे रखा है कि यदि वहां हम युद्ध मैदान में जाते हैं तो वहां यदि 2-3 राजा मिलकर अपना मुकाबला करते हैं तो उन राजाओं के बीच में फूट किस प्रकार से डाला जाए। जो संघ बना रखा है राजाओं ने, संघ के अंदर फूट डालना, संघ के अंदर फूट किस प्रकार से डाली जाए, संघ के अंदर फूट कैसे डाली जाए, इसके बारे में इसके अंतर्गत दिया हुआ है। अगला है अवलियस। देखो ये सारे युद्ध की बातें हो रही हैं। अवलियस में क्या दिया हुआ है, निर्बल राजा के द्वारा
प्रबल राजा का प्रतिकार, ये सारे युद्ध से संबंधित तैयारी हैं। यानी अभियात काल में युद्ध में जाने से पहले क्या तैयारियां करके जानी है, इनका वर्णन दिया हुआ है। और ये संग्रामिक में युद्ध के मैदान में क्या क्या नीतियां अपनानी है अपन को, इसका वर्णन दिया हुआ है। और संघ वृत्त के अंतर्गत जो संघ बनाए हुए हैं लोग, जो मित्र अपना समूह है, शत्रु पक्ष ने जो समूह बना रखा है उसमें फूट किस प्रकार से डाली जाए, इनका वर्णन किया हुआ है। और अवलियस, इसके अंतर्गत क्या हुआ है, निर्बल राजा प्रबल राजा को किस प्रकार से हराए। निर्बल राजा होता है वो प्रबल राजा यानी शक्तिशाली राजा को किस प्रकार से धोखाधड़ी, साम दाम दंड भेद कैसे भी करके, इसमें से यानी निर्बल राजा प्रबल राजा को हराने के जो तरीके दिए हुए हैं वो इसके अंतर्गत अवलियस के अंतर्गत दिए हुए हैं। अगला, तेरहवां, 12 हो गए। दुर्गलंबोपाय, यानी शत्रु राज्य का दुर्ग को विजित किस प्रकार से किया जा सकता है। शत्रु राज्य के दुर्गों पर यानी उनके गढ़ को जीतने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, इनका वर्णन इस 13वें अभिकरण के अंतर्गत ही दिया हुआ है। यानी किला तो हर राजा के पास में होता है, तो कौटिल्य ने जो शत्रु शासक होता है उसके दुर्ग यानी उसके किले को किस प्रकार से जीता जा सकता है, कौन कौन से तरीके से इनको जीत सकते हैं, इसके बारे में दिया हुआ है दुर्गलंबोपाय। अगला 14वां, औपनिषदक। अब दुर्ग को जीतने के तरीके बता दिए। अब यदि दुर्ग नहीं जीता जाता है किसी कारण से, तो शत्रु शासक पर जहर देकर या जादू टोना, इनके द्वारा भी ये करके भी ये जीते जा सकते हैं। इस प्रकार का वर्णन भी इसमें औपनिषदक की जो अभिकरण है 14वां, उसके अंतर्गत दिया हुआ है कि किस प्रकार से किसी राजा को जीतने के लिए ये भी कार्य काम में लिए जा सकते हैं। अब ये कार्य ज़्यादातर कोई शक्तिशाली शासक होगा उसके खिलाफ लिए जाते हैं, क्योंकि कमज़ोर को तो जहर देने की जरूरत नहीं होती है, उसको तो युद्ध में ही हराया जा सकता है। अगला अभिकरण 15वें का नाम ही अभिकरण है और इसमें अर्थशास्त्र के अर्थ का वर्णन किया हुआ है। अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है इसका वर्णन किया हुआ है। इस प्रकार से अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से 15 अभिकरण हैं। इनका वर्णन हमने एक एक करके किया है शॉर्ट में। अब इनके 15 के नाम भी याद होने चाहिए, इसके प्रत्येक भाग में क्या दे रखा है इसका भी याद होना चाहिए, क्योंकि आजकल इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसका अगला भाग शुरू करते हैं। अगले भाग में राज्य का सप्तांक सिद्धांत। राज्य का सप्तांक सिद्धांत। राज्य का सप्तांक सिद्धांत यानी राज्य 7 अंगों से मिलकर बनता है। आज के टाइम में जो राज्य माना जाता है उसमें 4 अंग माने जाते हैं। वर्तमान में राज्य के जो राज्य देखो, हम जो यहाँ राजनीति में बात करते हैं उसका मतलब होता है देश। जो राज्य हमें भारत के अंतर्गत जो 28 राज्य बना रखे हैं उनको 28 यूनिट्स बोल सकते हैं या 28 प्रांत होते हैं। वो राज्य शब्द यहाँ जो यूज किया जाता है वो देश के लिए यूज किया जाता है, वो प्रांतों के लिए यूज नहीं हो रहा है। तो किसी राज्य में यानी किसी देश के लिए क्या क्या होना चाहिए, उसमें 4 चीजें दे रखी हैं। एक तो होना चाहिए जनसंख्या, एक होना चाहिए भूभाग, भूभाग यानी जमीन, एक होनी चाहिए ये जनसंख्या भूभाग संप्रभुता, और एक होनी चाहिए सरकार। वर्तमान में राज्य के लिए 4 अंग माने जाते हैं कि राज्य इन 4 अंगों से मिलकर बनता है। तो प्राचीन काल में जब कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी उसमें राज्य में कितने अंग माने गए हैं? 7 अंग माने गए हैं। राज्य का सप्तांक सिद्धांत बोला जाता है इसको, यानी राज्य के 7 अंग होते हैं। राज्य को एक शरीर के रूप में माना गया और उसके अंग 7 माने गए हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक भाग ये 7 अंग हैं, तो 7 का हम बात करते हैं। ये तो वर्तमान के लिए है इसलिए इनको न माने, वर्तमान में नहीं है ये
उस टाइम की बात कर रहे हैं जब सप्तांक सिद्धांत कौटिल्य ने दिया था। कौटिल्य ने सप्तांक सिद्धांत दिया है। उसमें राज्य के 7 अंग हैं। 7 अंगों के हम नाम लिखते हैं। सबसे पहले है राजा। राजा राजा किस प्रकार का होना चाहिए, राजा की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से रहता है, किस वर्ग का होना चाहिए, इस सारी बातों का वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिया हुआ है। आगे हम एक एक का वर्णन भी कर लेंगे। राजा है। दूसरा है अमात्य। अमात्य या मंत्री, जिसको मंत्री भी बोल सकते हैं। वर्तमान में मंत्री हैं, पहले अमात्य होते थे। मंत्री या अमात्य। तीसरा है जनपद। राज्य के 7 अंग हैं, उनमें नाम दे रखे। पहले राजा है, दूसरा अमात्य है, तीसरा है जनपद। जनपद वो जमीन होती थी जहां लोग रहते थे। जनसंख्या और भूभाग इसमें दोनों शामिल होते हैं जनपद में। जनसंख्या प्लस भूभाग, ये दोनों मिलकर जनपद बनता है। वर्तमान में जनसंख्या और भूभाग को अलग अलग माना गया है, जबकि जनपद के अंदर दोनों चीजें आती हैं। जनसंख्या भी होता है और भूभाग मिलकर क्या बनता है, जनपद। उसके बाद में अगला भाग है दुर्ग। दुर्ग यानी किला, गढ़। उस टाइम गढ़ भी राजा ने 4 प्रकार के बताए हैं। अर्थशास्त्र में गढ़ 4 प्रकार के बताए गए हैं। दानव दुर्ग मरुस्थल में, वन दुर्ग पर्वत में जो दुर्ग होता है, पर्वत का किला, और जल दुर्ग, और ये पारिक दुर्ग जिसके चारों ओर खाई बनी हुई होती है। आगे देखो 5वां, उसके बाद में आ जाता है कोष। कोष यानी खजाना। खजाना कितना होना चाहिए, कोष के अंतर्गत दिया हुआ है खजाना। खजाना भी इतना होना चाहिए। पहले बात तो सही तरीके से टैक्स लगाकर खजाना इकट्ठा करना है कौटिल्य के अनुसार। दूसरा है खजाना इकट्ठा इतना किया होना चाहिए कि संकट के समय भी काम में लिया जा सके, लंबे समय तक चले। ऐसा नहीं कि संकट आया 2 दिन में खजाना खाली हो गया, इतना छोटा खजाना नहीं होना चाहिए, खजाना भी बड़ा होना चाहिए। छठा भाग है इसमें दंड। दंड या इसको बोलते हैं सेना। सेना भी इसका भाग है राज्य का। और 7वां है सुहृद यानी मित्र। मित्र राष्ट्र भी होने चाहिए। इस प्रकार से कुल मिलाकर राज्य के 7 अंग बता रखे हैं। राज्य के अंतर्गत 7 अंग होते हैं। कौन कौन से, राजा है, अमात्य है, जनपद है, जनपद के अंदर जनसंख्या और भूभाग दोनों शामिल होते हैं, साथ में दुर्ग देर का है, कोष है, दंड है और मित्र है। इस प्रकार से ये राज्य के 7 अंग बताए हुए हैं। आगे भी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। अगली क्लास में हम इसका जो षड्गुण नीति है, 4 उपाय हैं, इनकी विधेय हैं, एक मंडल सिद्धांत है, इन सभी का वर्णन एक एक क्लास में हम करते जाएंगे। यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।